नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान। जो इस चैनल पर नया है कृपया सब्सक्राइब करें। आज का प्रैक्टिस सेट आधारित है दोस्तों पर्वतों का वर्गीकरण और पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत जो है उनके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। अब पर्वत निर्माण से संबंधित जो सिद्धांत है दोस्तों उनके बारे में हम थोड़ा यहाँ चर्चा कर लेते हैं, बता देते हैं क्या कौन कौन से क्वेश्चन इसमें हम इस पूरे प्रैक्टिस सेट में देखेंगे, किसका किसका सिद्धांत। तो कोबर का भू संतति सिद्धांत जो है पर्वत के निर्माण से संबंधित, इसके बारे में देखेंगे। और इसके साथ साथ में दोस्तों और कौन से क्वेश्चन, जोली का रेडियो एक्टिव सिद्धांत है पर्वत के निर्माण से, उसको देखेंगे। और पर्वत के निर्माण से संबंधित होम्स ने संवहन तरंग सिद्धांत दिया था, उससे भी क्वेश्चन को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। इसके साथ साथ में डेली महोदय ने महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत दिया था, उसमें भी बताया था कि पर्वतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। तो उनके भी सिद्धांत को यहाँ पे हम देखेंगे एक सरसरी निगाहों से। इसके साथ साथ में विश्व में जो पर्वत हैं दोस्तों, पर्वत श्रेणी है, उनके बारे में भी क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। तो शुरू से लेके अंत तक जरूर वीडियो देखिए। और TGT, PGT, नेट, JRF, चाहे जो KBS कोई भी दोस्तों पेपर हो, आपका बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जितने भी, पहले तो हम क्वेश्चन को डिकोड करेंगे, क्वेश्चन का अर्थ क्या है दोस्तों, कैसे हम क्या जानेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है या क्वेश्चन क्या है। और उसके बाद जो चारों ऑप्शन है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भू अवनति को घेरे दृढ़ भूभाग को कोबर ने कहा। तो ये पहला ही क्वेश्चन कोबर के भू संतति या भू अवनति सिद्धांत से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं इसमें भू अवनति क्या है। ठीक है, भू अवनति दोस्तों आपको समझना चाहिए कि ये शब्द क्या है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझा देते हैं, बाकी आगे बढ़िया चर्चा करेंगे। तो भू अवनति को साधारण भाषा में आप एक खड्डा या खाई, दोस्तों खाई आप कह सकते हैं। ठीक है, जो बड़ी नीची नीची खाइयाँ होती हैं उन्हीं को भू संतति कहते हैं। तो ऐसा कोबर महोदय ने माना कि जो पर्वतों का निर्माण हुआ है वो भू संतति या भू अवनति के माध्यम से हुआ है। कैसे हुआ है ये पहले क्या, ऐसा जो सिद्धांत है दोस्तों आप जानते होंगे कि पहले एक पेंजिया महाद्वीप था। क्या पेंजिया महाद्वीप था, उसके चारों तरफ क्या था, उसके चारों तरफ दोस्तों जल भरे थे, महासागर भरे थे। ठीक है, तो धीरे धीरे उसमें फटन होने लगता है और फटन होने के कारण उसमें खाइयाँ उत्पन्न होने लगती है। और जो मलबा क्या दोस्तों, मलबा जो होता है वो धीरे धीरे नदी के माध्यम या और जल के माध्यम से धीरे धीरे कहाँ पे, यहाँ पे जमने लगता है खाई में। ठीक है, और जमते हुए क्या होता है, जमने के कारण एक समय ऐसा आता है ताप और दाब के कारण इनके इधर साइड से और इधर साइड से दोस्तों ऐसे ऐठन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ऐठन उत्पन्न हो जाता है। किस प्रकार से बता रहे हैं, देखिए ऐसे, इसी प्रकार से ऐठन उत्पन्न हो जाता है। एक मिनट दोस्तों। तो इस प्रकार से मान लीजिए भू संतति है, इसमें मलबा भर जा रहा है। ठीक है, गड्ढा है, अभी ये गड्ढा और इसके बाहरी इधर जल आ रहा है। ठीक है, जल आ रहा है इसमें। और ये दृढ़ भूभाग है। क्या, ये दृढ़ भूभाग है दोस्तों, इधर साइड में दृढ़ भूभाग है। ठीक है, तो यही दृढ़ भूभाग पूछ रहा है, क्या कहते हैं भू संतति के जो पीछे दृढ़ भूभाग होता है उसी को क्या कहते हैं। तो आप यहाँ समझ गए भू अवनति क्या है दोस्तों, इसी को भू अवनति या अवतलन, इसका आकार अवतलन के तरफ होता है। तो इसको जो ऐसे इधर साइड में जो घेरा हुआ दोस्तों, ये साइड जो है घेरा हुआ है, जो जमीन घेरा हुआ है, जो दृढ़ भूभाग है, उसी को क्या कहते हैं। तो कोबर ने क्या कहा था उसे, तो क्रेंटोजन कहा था। क्या, क्रेंटोजन कहा था दोस्तों। इसका ऑप्शन ए सही है। अब प्राइमर रंफ, एंड रंफ और मोनाड नाक। तो बात कर लेते हैं इन चारों ऑप्शनों का एक एक करके दोस्तों। तो मोनाड नाक क्या है, मोनाड नाक या इंसल वर्ग को ही मोनाड नाक कहते हैं। जैसे आपने इस प्रकार की संरचना देखी होगी दोस्तों। ठीक है, ऐसे ये मान लीजिए ये पत्थर है, ये पत्थर ऐसे ऊपर निकला हुआ है। ठीक है, ये पत्थर है या बालू का ढेर है, इसी प्रकार से ऐसे निकला रहता है, ऐसे धीरे धीरे करके छोटा छोटा करके आगे चल के। तो इसी को मोनाड नाक कहते हैं। रेगिस्तान में आप ये आकृति देखे होंगे, इसी को मोनाड नाक कहते हैं दोस्तों। अब और बात कर लेते हैं, इसमें दो ऑप्शन और है, प्राइम रंफ और एंड रंफ। तो ये भी दोस्तों स्थला आकृति से ही संबंधित क्वेश्चन है। जब हम आगे टोपोग्राफी स्ट्रक्चर देखेंगे उनके प्रकार, तो उसी में इनका भी विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये अंडरपास, ऐसे अंडरग्राउंड में होता है। क्या दोस्तों, ये शब्द अंडरग्राउंड के लिए उपयोग किया गया है, प्राइमर रंफ और एंड रंफ के शब्द का। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें कह रहा है ये इंडिया से संबंधित है। क्या? इंडिया से संबंधित है। जम्मू व कश्मीर राज्य में अवस्थित हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के ऊंचाई के आधार पर उनके घटते हुए क्रम उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के संदर्भ में निम्नलिखित क्रम समझाइए। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को यहाँ 2-3 क्वेश्चनों को डाल दिया है। एक तो पहले क्रम से पूछ रहा है, उसके बाद उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम पूछ रहा है। अब उत्तर पूर्व क्या है, दक्षिण पश्चिम देख लीजिए दोस्तों। उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व ये है, पूर्व ये भाग है, पश्चिम ये है, उत्तर ऊपर है और दक्षिण नीचे है दोस्तों। तो उत्तर पूर्व अर्थात इस भाग में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, क्या? दक्षिण पश्चिम। और इस भाग में क्या? तो ये दक्षिण ये है और पश्चिम कौन सा भाग है? ये। तो इस भाग में, अर्थात इधर से शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे कौन है, जैसे पीर पंजाल ऊपर है दोस्तों, फिर इधर है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। तो इनका क्रम कैसे आपको लग रहा है? ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ ऐसे जा नहीं रहे हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन को यहाँ पे हमें डिकोड करना है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम समझ लीजिए। यहाँ पे ऐसे पहले क्या है, पीर पंजाल है दोस्तों, फिर क्या है, लद्दाख है, जास्कर है, और क्या है, शिवालिक है सबसे लास्ट में। हिमालय श्रेणी में सबसे लास्ट में कौन बनता है? तो शिवालिक बनता है। ठीक है, तो ये उत्तर पूर्व। अगर हम यहाँ पे क्या बनाएं, ऐसे बना देते हैं, उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये दोस्तों पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया है। तो इसमें जो ये पूर्व क्या है, उत्तर पूर्व है, और ऐसे बढ़ते हुए जा रहा है, ये साइड में बढ़ रहा है, तो कहाँ? दक्षिण पश्चिम में बढ़ रहा है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम से। तो यही क्रम में पूछा है। और क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन ये पूछा है ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के, और दूसरा इसमें संबंधित है दोस्तों ऊंचाई से संबंधित। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं। ए है लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर और शिवालिक। बी है पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर, शिवालिक। सी ऑप्शन है लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। डी ऑप्शन है लद्दाख, शिवालिक, जास्कर और पीर पंजाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? वो करेक्ट आंसर सी है दोस्तों। क्या? सी। क्या है? सी है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई से संबंधित भी पूछा है, उसके साथ साथ में जो सबसे पहले उत्तर पूर्व में कौन सा, क्योंकि अगर हम देखते हैं क्या, पीर पंजाल वो थोड़ा सा ऊपर है, क्या? ऊपर है, और इसका जो लद्दाख का क्षेत्र है वो थोड़ा इस साइड में है। तो इसीलिए इसका जो क्रम है लद्दाख का वो पहले आएगा, फिर उसके नीचे ही जास्कर है उसका नंबर आएगा, फिर उससे नीचे अगर हम बात करते हैं तो लद्दाख के बाद जास्कर के बाद सॉरी दोस्तों, जास्कर के बाद पीर पंजाल के बाद शिवालिक। एक बार इसे साफ कर देते हैं स्क्रीन को। तो इस प्रकार से दोस्तों लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। तो और ऊंचाई से संबंधित भी पूछा है, तो सबसे ऊंचाई पर कौन है? लद्दाख है, फिर उसके नीचे जास्कर है, फिर उसके नीचे शिवालिक है, और यानी कि सबसे कम ऊंचा कौन है? शिवालिक है, पीर पंजाल के बाद शिवालिक। तो ये इसे आप याद रखिए दोस्तों, एक ऊंचाई से आधार पर और दूसरा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दोनों सटीक बैठता है। तो इस आधार पर आप इसे जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे बात करते हैं, समझा दिए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट सेंट हेलेंस विश्व के किस भाग में अवस्थित है? 4 ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जावा सागर, अंडमान सागर और एजियन सागर। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पहले हम क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ये पूछ रहा है माउंट सेंट हेलेंस, क्या? माउंट सेंट हेलेंस जो है वो विश्व में कहाँ पे अवस्थित है? तो माउंट सेंट हेलेंस जो है दोस्तों एक प्रकार का क्या है? पर्वत है। क्या? यह एक पर्वत का नाम है। माउंट सेंट हेलेंस जो है ये एक पर्वत का नाम है, और ये कहाँ पे अवस्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों पर्वतों से संबंधित क्वेश्चन जो आ सकता है। अलास्का रेंज कहाँ पे है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। रॉकी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अपलेशियंस कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अपलेशियंस जो है दोस्तों, अपलेशियंस ये क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्न भूमि है। क्या? ये निम्न भूमि है, क्योंकि ये अपलेशियन पठार है। ठीक है, ये भी आप याद रखिए कि अपलेशियन एक पठार के रूप में है, जो खनिज संबंधित जो अमेरिका में भू संपदा स्थित है वो अपलेशियन के पठार में कोयला खनिज आपको देखने को मिलेगा।
कास्केड रेंज, इसके साथ में सियरा नेवादा, ये सब संबंधित है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पर्वत हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं जावा सागर। जावा सागर, अंडमान सागर और एजियन सागर। तो इसमें हम बात कर लेते हैं अंडमान सागर। क्या? अंडमान सागर। तो अंडमान सागर दोस्तों कहाँ पे है? ये हमारे अंडमान और निकोबार, ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश आता है। क्या? इसी के अंतर जो उसके आसपास में जो सागर है उसी को अंडमान सागर कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद बात कर लेते हैं एजियन सागर। तो ये एजियन सागर जो है ये तुर्की के पास में है। क्या? ये तुर्की के पास में है। और जावा और सुमात्रा में के बीच में एक खाड़ी है, तो उसी खाड़ी को जावा सागर के नाम से जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सब पहले क्वेश्चन को भी यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। तो बात कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्थल मंडलीय, क्या? स्थल मंडलीय पट्टिकाओं के रचनात्मक उपांत को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? यूराल पर्वत, मैरियाना खाई, सिंधु गंगा मैदान और मध्य अटलांटिक कटक। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे? पहले तो ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा कि क्या क्या पूछ रहा है कि स्थल मंडलीय पट्टिका के रचनात्मक उपांत को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें पहले क्वेश्चन को हम समझेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? ऑप्शनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पे जान लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे पहले हम यहाँ से कलम रखेंगे, स्थल मंडलीय पट्टिकाओं। तो ये क्या, इसका इस शब्द का क्या अर्थ है? तो ये जो शब्द है दोस्तों, स्थल मंडलीय अर्थात भूप्रपटी के बारे में बात कर रहा है, और पट्टिकाओं का अर्थ है दोस्तों प्लेट। क्या? प्लेट। तो भूप्रपटी पे जो प्लेट है, प्लेट विवर्तनिका से संबंधित है। क्या? ये जो शब्द है स्थल मंडलीय पट्टिका, तो इसका शाब्दिक अर्थ ये है प्लेट टेक्टोनिक। क्या? प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है। तो ये दोस्तों अपने दिमाग में छाप लीजिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। बच्चे अगर अर्थ नहीं समझेंगे तो पक्का है ये क्वेश्चन गलत करके आएंगे, क्योंकि ये स्थल मंडलीय पट्टिका क्या है, तो पट्टिका अर्थ नहीं आपको पता चलेगा। तो पट्टिका का अर्थ दो ही आप निकालिएगा, या तो प्लेट, दूसरा लेयर दोस्तों, ठीक है। लेयर, तो लेयर को भी अगर लेयर देखें तो इसी को प्लेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो स्थल मंडलीय जो प्लेट है, तो प्लेट जो होता है दो प्रकार का, जैसे कैसे होता है दोस्तों? एक होता है विनाशकारी, क्या? एक होता है विनाशकारी प्लेट और एक होता है रचनात्मक प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम रचनात्मक प्लेट के बारे में देखेंगे। तो रचनात्मक उपांत को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? अर्थात ये कह रहा है कि अगर एक रचनात्मक प्लेट है, क्या? क्योंकि हम बात कर लेते हैं रचनात्मक प्लेट क्या होता है। जब प्लेट टेक्टोनिक में, क्योंकि हमारा जो स्थल मंडल है वो उसमें बहुत प्लेटों में विभाजित है, ठीक है। जब दो प्लेटें, आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए यह एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, ठीक है। दो प्लेटें हैं, इसके बाद इधर भी एक प्लेट है, ऐसे क्योंकि बहुत सारे प्लेट हमारे पृथ्वी स्थल पे पाए जाते हैं। तो इसमें से ये प्लेट और ये प्लेट, ठीक है, ये दो प्लेट दोस्तों क्या है? यही दो प्लेट, ये आपस में इनकी जो जाने यानी कि दूर जाने की स्थिति, ये दूर जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। एक दूसरे से ये दूर सरक रहे हैं, इस दिशा में इनका जो यानी कि ये चल रहे हैं, इस दिशा में चल रहा है। तो बीच में क्या होगा? पहले ये एकदम पास में थे, एक मिनट दोस्तों। तो ऊपर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक प्लेट है और दूसरी प्लेट ये है। तो मान लीजिए जब स्टार्टिंग में ये प्लेट इधर चलने लगी और ये प्लेट जो है इधर, एक प्लेट इधर खिसकने लगा, ठीक है। एक प्लेट इधर खिसक रहा है और एक प्लेट इधर पूरब की तरफ एक प्लेट खिसक रहा है, एक प्लेट पश्चिम की तरफ खिसक रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब कुछ समय बाद बीतेगा तो इस प्रकार से क्या, यहाँ पे इस स्थिति में आ जाएगा, अर्थात इतनी दूर हो जाएगी, क्या, इतनी दूर ये प्लेटें आपस में दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो खाली स्थान बचेगा दोस्तों, तो वही कह रहा है, पूछ रहा है कि रचनात्मक, यहाँ रचना क्या कर रहा है? खाली स्थान का। तो खाली स्थान पे क्या होता है? हम अब बात किए हैं कि महासागर जो है दोस्तों वो खाली स्थान पे ही बने हैं। प्लेट टेक्टोनिक जब सिद्धांत हम पढ़े थे, तो इसमें भी प्लेट टेक्टोनिक संबंधित जो सिद्धांत क्वेश्चन है यहाँ पे भी हम देखेंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये प्लेटें एक दूसरे से अगर दूर जा रही हैं तो क्या कहा जाता है? उन्हें रचनात्मक प्लेट कहा जाता है, या अभिसारी भी कहा जाता है। क्या? नहीं, अपसारी प्लेट। क्या? अपसारी प्लेट, रचनात्मक प्लेट,
दोनों शब्द ये है, एक ही शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है जब वो एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो इसमें कह रहा है जब एक दूसरे से ये दूर जा रही हैं तो क्या अभिव्यक्ति, क्या क्या उसके किसके द्वारा, अर्थात रचनात्मक उपांत को निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। अर्थात जब रचनात्मक प्लेट जो है, जो स्थल बनाते हैं, उस स्थल को हम इन चारों उदाहरणों में से क्या कह सकते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें जो सही ऑप्शन है, पहले ऑप्शन के बारे में हम देख लें क्या ऑप्शन दिया है। तो यूराल पर्वत, मैरियाना खाई, सिंधु गंगा मैदान और मध्य अटलांटिक कटक। तो इसमें मध्य अटलांटिक कटक जो है, अर्थात मध्य अटलांटिक कटक दोस्तों, अटलांटिक महासागर जो कटक निर्माण हुआ है तो इसी रचनात्मक प्लेट के कारण हुआ है, ठीक है, मध्य अटलांटिक महासागर का। और गंगा का मैदान गंगा, सिंध और गंगा के द्वारा लाई गई मिट्टियों के द्वारा हुआ है गंगा का मैदान दोस्तों। यूराल पर्वत ये कहाँ पे है, ये इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है यूराल पर्वत का यूरोप महाद्वीप में, क्या यूरोप महाद्वीप में दोस्तों। और मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना खाई, ये विश्व का सबसे गहरा स्थल है। मैरियाना खाई कहाँ पे है, तो यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में इसकी अवस्थिति है। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन था। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसने सिद्धांत दिया था, हैरी हेस ने, हालम ने और WJ मॉर्गन ने और हर्टजल। तो ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों हैरी हेस। क्या हैरी हेस, इसे दिमाग में छाप लीजिए। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हैरी हेस ने दिया था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसने दिया था, हैरी हेस ने दिया था। और WJ मॉर्गन, हालम और हर्टजल ये दोस्तों संबंधित है, ये भी भूगर्भ शास्त्रीय वेत्ता ही है। आगे बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों और TGT PGT में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए तो भूसन्नति या भूसंतत्र के किनारों पर निर्मित समानांतर श्रेणियां को कहते हैं। 4 ऑप्शन है, क्रेंटोजन, होस्ट, रेंडोकेटन और अग्रदेश। तो बात कर लेते हैं दोस्तों किसे क्या कहा जाता है। तो पहले तो भूसंतति आप जान लीजिए, पहले जैसे हम थोड़ा सा वहाँ पे समझाए थे, इसके साथ साथ में और थोड़ा सा समझा देते हैं आपको यहाँ पे, क्योंकि एक एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे हमने क्या बात किया था पहले ही क्वेश्चन में कि इसके जो इधर साइड में जो दृढ़ भाग है इसको क्या कहा गया था, भूसंतति, क्योंकि ये खाई है दोस्तों, क्या खाई है, ऐसे में धीरे धीरे जल आता रहता था। जो सागर है दोस्तों, क्या जो सागर अर्थात जैसे पहले जहाँ पे ये हिमालय दोस्तों अभी हमारा मौजूद है, यहाँ पे पहले बहुत गहरा खाई था अर्थात गड्ढा था, उसी को भूसन्नति कहा गया। क्या भूसन्नति कहा गया, कोबर ने इसको भूसन्नति बोला दोस्तों। और बात कर लेते हैं क्या इसके साथ में, तो इसके जो दृढ़ भाग थे क्या कहा गया, उसको कैंट्रोजन कहा गया। तो ऑप्शन ए इसको बताए थे पहले, तो इसी दृढ़ भूभाग को कैंट्रोजन। तो एक क्वेश्चन ये पूछता है कोबर से संबंधित। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, दूसरा पूछता है कि ये जो खाई है दोस्तों, जब इसमें मुड़ाव होने लगा, क्या मुड़ाव होने लगा इसी प्रकार से, तो यहाँ पे ऐठन हो गया। ऐठन के कारण इसका जो ये भाग है, अर्थात ये भाग, जैसे एक सीक नहीं होता दोस्तों, जब आप सीक लिंटल डालते हैं या छत डालते हैं तो सीक डालते हैं तो उसके ऊपर जब जाते हैं तो दोनों तरफ क्या उठ जाता है। देख लीजिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा टेक्निकल आपको समझा देते हैं। मान लीजिए ये एक लिंटल आप डाल रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर आप सरिया डाल रहे हैं, क्या सरिया या रेनफोर्स डाल रहे हैं, ठीक है। तो इस रेनफोर्स पे यहाँ पे आप बीच में चले जाएंगे तो क्या होगा, इसके दोनों किनारे ऐसे उठ जाएंगे, क्या दोनों किनारे दोस्तों ऐसे उठने लगेंगे। तो अत्यधिक दाब जो अवसादन धीरे धीरे होने यहाँ पे बैठने लगा, नदियों के द्वारा जो अवसाद यहाँ पे लाया गया, ठीक है, धूल कंकड़ मिट्टी ये सब यहाँ धीरे धीरे बैठने लगा, जिसके कारण बीच में अत्यधिक दबाव पड़ता है और ऐठन उत्पन्न हो जाती है। तो ये दोनों किनारे ऊपर उठने लगते हैं, क्या दोनों किनारे ऊपर उठने लगते हैं। जैसे अभी हम बात करते हैं दोस्तों दोनों किनारे कैसे ऊपर उठने लगे, जैसे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हमारे भारत में है, तो इसके दोनों किनारों पे क्या उभार है, तो वही दोनों उभार वो कैसे उभरे हैं, तो जब दाब पड़ता है तो दोनों में उभार आ जाता है, क्या उभार आ जाता है। तो हमारा समझाने का मतलब यही है। तो यही उभार को क्या कहा जाता है, तो कोबर महोदय ने इसी उभार को क्या कहा दोस्तों, इसी उभार को, एक मिनट खो देते हैं दोस्तों, इसी उभार को क्या कहा, जो ये उभार था, एक मिनट दोस्तों,
जो ये उभार है, जो ये उभार आ जा रहा है ऐसे करके इसी भूषण तत्व में, इधर जो उभार है इसी उभार को रैंड केटन कहा। क्या? रैंड केटन शब्द से प्रयोग किया इसी उभार को। तो इसे दिमाग में दोस्तों छाप लीजिए। खाई के किनारे जो खाई का दूसरा जो दोनों क्योंकि ये दोनों समानांतर हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं, ठीक है, समानांतर है, एक दूसरे के सामने सामने है। तो इन्हीं समानांतर सीमांत श्रेणियों को क्या कहा, अर्थात जो सीमांत एक दूसरे से दूर है तो एक दूसरे के दूर के लिए सीमांत शब्द प्रयोग किया गया है। तो समानांतर दूर श्रेणियां को क्या कहा जाता है, तो रैंड केटन शब्द से प्रयोग किया गया है। होठ शब्द क्या है दोस्तों, देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप समझ लीजिए अभी आगे क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। थोड़ा स्टार्टिंग में आपसे दिक्कत हो, क्योंकि थोड़ा हम ज़्यादा समझाएंगे। होस्ट तो इस प्रकार से जो पत्थर का उठा हुआ भाग होता है, क्या उठा हुआ भाग को, तो ये मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर ऐसे थोड़ा सा ऊंचा भाग दिख रहा है तो उसी को होस्ट कहा जाता है। क्या? होस्ट कहा जाता है। अग्रदेश, अग्रदेश दोस्तों इसी कैंट्रोजन को ही अग्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। वो जो दृढ़ लास्ट में जो दृढ़ भूभाग होता है उसी को कैंट्रोजन के या अग्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन है। रूपांतरित चट्टानें कठोर या नरम हो सकती हैं। रूपांतरित चट्टानें जीवाश्म नहीं होते हैं। और क्या कह रहा है, रूपांतरित चट्टानों की खनिज संरचना बदल जाती है। रूपांतरित चट्टानों में धारियाँ होती हैं। 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो इसका सही देख लेते हैं। तो रूपांतरित चट्टानें कठोर, क्या कठोर और नरम हो सकती हैं। तो ये बात सही है दोस्तों, कठोर और नरम रूपांतरित चट्टानें हो सकती हैं। और बात कर लेते हैं, जैसे सरपेंटाइन, अगर एक तरफ बात करते हैं कठोर चट्टान रूपांतरित होकर कठोर हो जाए, जैसे बात कर लेते हैं दोस्तों नीज बहुत कठोर हो जाता है। और नरम के बारे में बात कर लेते हैं, सरपेंटाइन जिसे चाकू से भी काट सकते हैं, तो वो भी एक रूपांतरित चट्टान का ही प्रकार है। और बात कर लेते हैं, रूपांतरित चट्टानें में जीवाश्म नहीं होते हैं, तो ये भी बात करेक्ट है। जीवाश्म सिर्फ अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। रूपांतरित चट्टान और अग्नेय चट्टानों में जीवाश्म उपलब्ध नहीं होता है। अगला बात कर लेते हैं, ये भी सही है, रूपांतरित चट्टानों की खनिज संरचना बदल जाती है। तो बात सही है दोस्तों, खनिज संरचना बदलने के कारण उनका सब कुछ बदल जाता है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है, रूपांतरित चट्टानों में धारियां हो जाती है। तो ये भी बात करेक्ट सही है। जैसे संगमरमर में आप देखेंगे सफ़ेद धारियां दोस्तों, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन सही है, 1, 2, 3 और 4, चारों के चारों ऑप्शन सही है। ऐसा इस प्रकार से ऑप्शन रहेगा दोस्तों, ठीक है। वो हमने नहीं लिया है, तो चारों ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी प्लेट का उदाहरण है। तो प्रशांत प्लेट, कोकोस प्लेट, नजका प्लेट और फिलीपींस प्लेट। तो इन सभी में सबसे बड़ी प्लेट क्या है, प्रशांत प्लेट दोस्तों। दिमाग में दोस्तों छाप लीजिए, सभी प्लेटों में सबसे बड़ी प्लेट क्या है, प्रशांत प्लेट। क्या? प्रशांत प्लेट। और सर्वप्रथम मॉर्गन महोदय ने प्लेट शब्द का प्रयोग किया था, मॉर्गन महोदय ने। तो इसे दिमाग में दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछता है, दिमाग में छाप लीजिए, या आगे पूछा जा सकता है। और प्रशांत प्लेट इसमें सबसे बड़ा प्लेट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए, प्रशांत। अब बात कर लेते हैं बड़ी प्लेट। तो प्लेटें कैसे होती है, कितनी होती हैं और अभी संख्या है। तो सबसे अगर बात करें, अगर मुख्य रूप से देखें, इसको 2 प्रकारों से बांटा गया है दोस्तों। सबसे बड़ी प्लेटों में अगर बात करें तो 6 मुख्य प्लेटों को बताया गया है। कौन कौन से हैं 6 प्लेट, उसे आप दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों। प्रशांत प्लेट, क्या यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, और उसके साथ में प्रशांत प्लेट, अमेरिकन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। ये सभी 6 मुख्य गौण प्लेट है। क्या? मुख्य प्लेट है या गौण प्लेट है। और इसके साथ साथ में 20 उप प्लेटों की भी चर्चा की गई है। तो 6 मुख्य प्लेट हैं और उनके साथ साथ में उसी पर 20 उप प्लेट हैं। तो ये कोकस प्लेट, नजका प्लेट, फिलीपींस प्लेट, ये सभी प्लेट दोस्तों उप प्लेटें हैं। क्या? उप प्लेटों के उदाहरण हैं। आगे बात कर लेते हैं, यही देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हमने लिया है, ये 6 प्रमुख प्लेट है, 20 लघु प्लेट है। 6 प्लेट कौन से हैं, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, प्रशांत प्लेट, अमेरिका प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। प्लेट शब्द क्या, प्लेट शब्द का नामांकन टूजो विल्सन ने सर्वप्रथम इसका नामांकन अर्थात इसके नाम को दिया था, और मॉर्गन ने प्लेटों को बांटा था दोस्तों। क्या? मॉर्गन ने प्लेटों को बांटा था।
आगे बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्जात बल नहीं है। तो अंतर्जात बल कौन नहीं है? तनाव, संपीड़न, भ्रंशन या अपर्दन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप दिमाग में लगाइए दोस्तों, क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर डी, क्या? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, अपर्दन। अपर्दन। तो अंतर्जात बल आप समझ लीजिए क्या है, अंतर्जात और बहिर्जात बल। तो अंतर्जात जो पृथ्वी के अंदर से जो बल उत्पन्न होता है उसे अंतर्जात बल कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर जैसे संपीड़न बल आपको देखने को मिलेगा, तनाव बल देखने को मिलेगा, भ्रंश आपको देखने, ये सब जो उदाहरण है, ये सब दोस्तों अंतर्जात के उदाहरण है। और बहिर्जात के उदाहरण में अपर्दन, क्या? अपर्दन बहिर्जात बल के अंतर्गत आता है, ठीक है। अपर्दन जो है ये बहिर्जात बल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी। इसमें देखिए क्या कह रहा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं और उन कथनों, इसमें एक अभिकथन है, दूसरा तर्क है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर लेना है। यहाँ पे देख, अभिकथन में ए में क्या दिया है? पट्टिका। पट्टिका उपांत या प्लेट मार्जिन दोस्तों, क्या? प्लेट मार्जिन। इसे दिमाग में छाप लीजिए, पट्टिका को प्लेट ही कहा जाता है, उपांत मतलब मार्जिन। और ज्वालामुखी क्षेत्र में स्पष्ट रूप से एक दूसरे से संबंध है। तो करेक्ट बात है, क्योंकि अगर जहाँ जहाँ विनाशात्मक प्लेटें हैं दोस्तों, क्या? जहाँ जहाँ विनाशात्मक प्लेटें होती हैं वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे आपका क्या होगा? वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो विनाशात्मक प्लेट जहाँ पे, यानी कि जहाँ जहाँ प्लेटें आपको जुड़ेंगी दोस्तों, वहाँ वहाँ पे आपको ज्वालामुखी स्पष्ट रूप से, ज्वालामुखी और भूकंप ये सब स्पष्ट रूप से एक दूसरे से संबंधित है। अधिकांश ज्वालामुखी क्षेत्र अभिसरण पट्टिका सीमा पे अवस्थित है। तो ये भी बात एकदम करेक्ट है, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है दोस्तों। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट सही आंसर है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चनों के। तो क्या, जैसे प्लेट पहले ही बता चुके हैं, प्लेटें एक होता है विनाशकारी प्लेट है, दूसरा होता है रचनात्मक प्लेट। रचनात्मक प्लेट से संबंधित दोस्तों इसका उदाहरण है, रचनात्मक प्लेट में क्या है? उदाहरण है महासागर जितने निर्माण हुए हैं वो रचनात्मक प्लेट के उदाहरण है। और विनाशात्मक प्लेट क्या है? विनाशात्मक प्लेट जो है दोस्तों, तो उसके कारण क्या उत्पन्न होता है? उसके कारण दोस्तों उसमें उत्पन्न होता है क्या? पर्वत का निर्माण होता है। विनाश प्लेट के से पर्वत का निर्माण होता है। विनाश प्लेट उसे कहते हैं, या विनाश प्लेट को क्या कहा जाता है? अभिसारी भी कहा जाता है। अभिसारी प्लेट, अभिसारी एक दूसरे के समांतर दोस्तों प्लेटें चलती हैं, ठीक है। और एक दूसरे आपस में टकराती हैं। जो सबसे भारी होता है वो नीचे हो जाता है और जो हल्का होता है वो उसी के ऊपर चढ़ जाता है, जिसके कारण ये भाग ऊपर ऊंचा हो जाता है और ये पर्वत का निर्माण कर लेता है, ठीक है। और जब दो अपसारी जब बल लगता है, एक दूसरे से दूर जब प्लेटें जाती हैं तो बीचों में क्या होता है? खाई उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ज्वालामुखी का उद्गार होता है दोस्तों। और ज्वालामुखी का उद्गार, और यहाँ पे पानी आ जाते हैं, महासागरों का भी निर्माण होता है। तो यहीं पे सबसे ज़्यादा भूकंप भी उत्पन्न होता है, ठीक है। तो किसी से भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला बात कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एक बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, ठीक है। इसीलिए तो पहले में सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, भू आकृत संकट दिया है, दूसरी तरफ घटना घटित हुई, फिर उसके बाद ये भू आकृत उत्पन्न हुआ है। तो बात कर लेते हैं भ्रंशन दोस्तों या फॉल्ट किससे, इसमें ऑप्शन में कौन सा सही है? कौन सा भूकंप आया था तो फॉल्ट बना था? तो बात कर लेते हैं दोस्तों, कैलिफोर्निया, क्या इसका ऑप्शन जो चौथा है, क्या? कैलिफोर्निया 1906 में एक बहुत बड़ा भूकंप आता है, जिसके कारण वहाँ फॉल्ट का निर्माण होता है। ज्वालामुखी का कब निर्माण? तो क्राकाटोआ भूकंप जो है 1883 में दोस्तों, क्राकाटोआ भूकंप जो आता है 1883 में, उसमें ज्वालामुखी उद्गार होता है। और ध्रुव स्थैतिक दबाव, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों, ध्रुव स्थैतिक दबाव जो है, इसमें जो यूनान भूकंप 1931 में आया था, ये इसी के कारण आया था। और प्लेट खिसकना, गुजरात भूकंप 2001 में आया था, प्लेट खिसकने के कारण, ठीक है, इंडियन प्लेट के खिसकने के कारण। तो इसका पहले का चौथा, दूसरे का पहला देख लेते हैं। पहले का चौथा, दूसरे का पहला, पहले का चौथा एक ही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आप इसे याद रखिए, क्योंकि
इस इन सभी भूकंपों के कारण कुछ ना कुछ उत्पन्न हुआ है, जैसे ज्वालामुखी कौन सा द्रव स्थिति की जो जैसे ज्वालामुखी है दोस्तों, क्या ज्वालामुखी क्राकाटोआ जो भूकंप आया था, ज्वालामुखी के फटने से के कारण क्राकाटोआ भूकंप आया था और द्रव स्थितिक दबाव इतना उत्पन्न हो गया था कि वहाँ यूनान में भूकंप आ गया, प्लेट खिसकने से गुजरात में भूकंप आ गया 2001 में। तो इस प्रकार से आप याद रखिए, यही कारण थे जिसके कारण ये भूकंप उत्पन्न हुए, घटना हुए उत्पन्न हुआ है। आगे बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब यहाँ से कह रहा है भू अभिनतिको संकल्प से संबंधित नहीं है। ये चार इनमें से कौन है? हाल, वाडाना, डेविस, हाग और सुकर्ट। तो चार ऑप्शन है। तो भू अभिनतिकी सिद्धांत से कौन नहीं संबंधित है देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें जो संबंधित नहीं है तो कौन नहीं है? डेविस संबंधित। डेविस और फंक ये अपर्दन बहिर्जात बल से संबंधित है। क्या ये बहिर्जातों के बलों का अध्ययन किया था डेविस और फंक ने, अर्थात अपर्दन का सिद्धांत इन्हीं से संबंधित है। और हाल डाना सर्वप्रथम डाना ने भू अवनति संकल्पना को सोचा और हाल ने उसका विस्तृत व्याख्या किया और हाग भी इसी से संबंधित है, सुकार्ट भी। देख लेते हैं विस्तृत चर्चा, जिससे आपको एग्जाम में आए को एक भी क्वेश्चन भू अवनति से गलत ना हो दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों, भू अवनति या भू संतति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत है? हाल एवं डाना का सिद्धांत, हाग की संकल्पना, इवांस की संकल्पना, सुसार्ट की संकल्पना और आर्थर होम की संकल्पना, ये संबंधित सभी है भू अवनति से ही हैं। तो एक एक करके इसे जूम करके हम दोस्तों थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, या टीजीटी पीजीटी कहीं पे भी पूछा जा सकता है दोस्तों। यूपी टीजीटी, यूपीजीटी, केबीएस या नेट जेआरएफ, ये संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भू संतति या भू अवनति, तो हाल एवं डाना की संकल्पना, तो डाना ने सर्वप्रथम भू संतति नामक शब्द का उपयोग किया था, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भू संतति या भू अवनति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो डाना ने किया था। और हाल ने क्या किया था दोस्तों? हाल ने क्या किया था देख लीजिए, वलित पर्वत और भू संततियों के बीच में क्या संबंध स्थापित किसने किया था? तो हाल ने किया था। और हाग की जो संकल्पना है, तो हाग ने उनका संवर्धन अर्थात उसे एक सिद्धांत के रूप में प्रकट किया। किसने? हाग ने। इनके हाल और डाना के विचारों को एक सिद्धांत रूप किसने दिया? तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, हाल एवं डाना के विचारों को एक सिद्धांत रूप किसने दिया? तो हाग ने दिया। क्या? हाग ने दिया। और वलित पर्वतों और भूसंतति के बीच में संबंध किसने स्थापित किया? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हाल ने किया था। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, ईवान की संकल्पना भी भूसंतति से या भू अवनति से सम्मिलित है। और सुसर्ट की संकल्पना भी, सुसर्ट ने क्या किया था? भूसंतति को तीन भागों में विभाजित कर दिया था। कौन कौन? एकल भूसंतति, बहुल भूसंतति या भू अवनति, या मध्यस्थ, तीसरा मध्यस्थ भू अवनति या भूसंतति की। ठीक है, और बात कर लेते हैं, तो इसे आप दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों। आर्थर होम्स, क्या? आर्थर होम्स की संकल्पना, ये संवहन तरंग से संबंधित है। तो इनके साथ भूसंतति का व्यापक रूप, इनकी भी संकल्पना है। और कौन कौन जुड़े हैं दोस्तों? और भूसंतति या भू अवनति संकल्प, डस्टर, स्टील और केई। ठीक है, ये सभी भूसंतति या भू अवनति सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों। दिमाग में इन्हें छाप लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्लेट विवर्तन की संकल्पना को विस्तारित एवं विकसित किए थे? टूजो विल्सन, डीपी मैकेंजी, आर.एल. पार्कर, उपरोक्त में से तीनों दोस्तों। देख लेते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये तीनों संबंधित है दोस्तों। प्लेट विवर्तन संकल्पना को विस्तारित और विकसित करने में इन तीनों की भूमिका अहम रही है। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कुछ कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन में कह रहा है, देख लीजिए, हडसन मोहाक घाटी स्थित है फ्रांस में, यूनाइटेड किंगडम में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या कनाडा में? तो हडसन मोहाक घाटी जो है संबंधित दोस्तों, तो कहाँ से संबंधित है? तो कहाँ से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी है। दिमाग में दोस्तों इसे छाप लीजिए। और यूराल जो पर्वत है यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में। और 5 झीलें आपको देखने की मिलेगी कनाडा में। विनीपेग जो झील है कहाँ पे है? विनीपेग, जो पेग से संबंधित झील है, तो कनाडा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसी से संबंधित है। कह रहा है,
चार ऑप्शन वही। भू अवनति की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था? होम्स ने, जेम्स हटन ने, हाग एवं डाना ने, डब्ल्यू पावल ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर इसका सी है, हाग एवं डाना ने दोस्तों भू अवनति सिद्धांत की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। और होम्स ने तरंग संवहन का सिद्धांत, पृथ्वी की उत्पत्ति, पर्वत निर्माण संबंधित सिद्धांत होम का संवहन तरंग सिद्धांत है। और जेम्स हटन जो दोस्तों है ये किससे, ये जलवायु विज्ञान से संबंधित, जलवायु से संबंधित इन्होंने सिद्धांत दिया था। आगे बात कर लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट दोस्तों, कैलिफोर्निया में स्थित सैन एंड्रियास भ्रंश पटल सीमा और पटल गतियों के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका एक उदाहरण है? तो वामावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा, दक्षिणागति के साथ रूपांतरित सीमा, वामावर्त गति के साथ अपसारी सीमा, दक्षिणावर्त गति के साथ अभिसारी सीमा। तो अभी ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छे पूछा है और इसके ऑप्शन भी उतना लाजवाब है दोस्तों। इसे समझना पड़ेगा, इसके क्वेश्चनों को भी डिकोड करना है, ऑप्शनों को भी आप समझ लीजिए क्या है, क्या मतलब रूपांतरित सीमा क्या है, अभिसारी सीमा क्या है और अपसारी सीमा क्या है, देख लेते हैं एक एक करके। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है, क्या ऑप्शन अभी बात कर लेते हैं क्या सही है। तो ऑप्शन इसमें बी सही है। तो इसमें सैन एंड्रियास जो भ्रंश है दोस्तों, तो ये पट्टल सीमा और पट्टल गतियों, क्या पट्टल सीमा और पट्टल गतियों के निम्नलिखित अर्थात दक्षिणावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा में। तो रूपांतरित सीमा क्या है, जब दोस्तों किसी खाई के दोनों तरफ में दबाव आता है, क्या दबाव बल जब लगता है तो जो भ्रंश होता है, तो भ्रंश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। यानी कि भ्रंश, ऐसे दबाव होने के कारण भ्रंश उत्पन्न, दोनों तरफ से दबाव आने के कारण भ्रंश उत्पन्न हो जाता है। तो इसी भ्रंश का उदाहरण क्या है, एंड्रियास। तो इसमें क्या है, ये पट्टल सीमा अर्थात ये पट्टल सीमा दोस्तों, और गति भी इसमें उत्पन्न हो रही है, ठीक है। गति, क्योंकि दबाव हो रहा है तो गति के कारण ये ऐसे और हो रहा है। और किस प्रकार से, तो दक्षिणावर्ती गति हो रहा है, ठीक है। उत्तरावर्ती नहीं दोस्तों, वामावर्त नहीं, दक्षिणावर्त अर्थात घड़ी के सुई के दिशा में ऐसे, ठीक है। तो घड़ी के सुई के दिशा में गति होने के कारण सैन एंड्रियास भ्रंश का निर्माण हुआ है। अपसारी सीमा, अभिसारी पहले ही बता चुके हैं, अगर कोई दो प्लेटें दूर जा रही हैं तो उसे अपसारी कहा जाएगा, अगर पास पास आ रही हैं तो अभिसारी सीमा कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब ये पर्वत के वर्गीकरण से संबंधित है। कह रहा कौन सा युग्म सुमेलित है, चार ऑप्शन है, देखना है। ब्लैक फॉरेस्ट, पेनाइंस, सियरा नेवादा और वासेस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं क्या इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी में स्थिति है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। और इसमें चारों ऑप्शनों के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कहाँ स्थित है। तो पेनाइंस दोस्तों इटली में है, क्या इटली में है। और सियरा नेवादा कहाँ पे है, सियरा नेवादा यूएसए में है, ठीक है। और वासेस पर्वत जो है वो कहाँ पे है, फ्रांस में है, क्या फ्रांस में है। तो इसे दिमाग में छाप लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ये भी क्या कथन और कारण से संबंधित है। कह रहा है नवीन वलित पर्वतों को टर्शियरी पर्वत भी कहा जाता है। तो ये कथन सही है, सत्य बात है। और इनका निर्माण मुख्यतः रचनात्मक प्लेट के किनारों से सहारे हुआ है दोस्तों। तो ये गलत बात है, क्यों, क्योंकि रचनात्मक प्लेट नहीं, रचनात्मक प्लेट खाइयाँ बनाती हैं, क्या ट्रेंच बनाती हैं, भू अवनतियाँ बनाती हैं और उसी में महासागर बहते हैं, ठीक है। तो ये रचनात्मक का उदाहरण नहीं है, कौन सा है, विनाशकारी प्लेट का ये उदाहरण है, ठीक है। विनाशकारी प्लेटें जो हैं वो पर्वतों का निर्माण करती हैं। तो ए सही है कथन और आर गलत है। कौन, देख लेते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख लेते हैं, चार ऑप्शन है। कह रहा है निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कोबर ने क्या दिया था, जो दृढ़ भूभाग था दोस्तों उसे कैंट्रोजेन कहा है, क्या कैंट्रोजेन कहा है। और तीन ऑप्शन बचे, बात कर लेते हैं।
और डाली का दोस्तों सिद्धांत जो है आवर मोबाइल सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में दोस्तों छाप लीजिए, इसे याद करके जरूर जाइएगा। डाली का ये सिद्धांत है आवर मोबाइल सिद्धांत। और विल्सन ने सर्वप्रथम प्लेट की बात की थी, ठीक है, प्लेट की। होम्स का संवहन तरंगीय सिद्धांत है दोस्तों, ठीक है। तापीय चक्र किसका है तो हम बता देते हैं। तापीय जो चक्र है दोस्तों ये किसका है तो ये जेफ्रीज महोदय का, क्या ये जेफ्रीज महोदय का है, ठीक है, ये जेफ्रीज महोदय का है। और बात कर लेते हैं दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं, ये पर्वतों के निर्माण से भी संबंधित है और महाद्वीपों के भी निर्माण से संबंधित है, महासागरों के निर्माण के बारे में ये सभी ये जो सिद्धांत है व्याख्या देते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। अब बात कर लेते हैं एक एक करके दोस्तों। तो आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे कालानुक्रम में लगाना है, क्या कालानुक्रम में, अर्थात तिथि के अनुसार। जैसे तो किस प्रकार से, तो पर्वत निर्माण में चक्रों के एक चक्र है दोस्तों, पर्वत का निर्माण में अर्थात एक पर्वत एक काल में बने हैं तो एक चक्र में बना हुआ है, सभी पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो बात कर लेते हैं, सबसे पहले कौन सा है दोस्तों, तो टारीडानियन जो है दोस्तों सबसे पहले निर्माण हुआ, फिर उसके बाद कैलिडानियन युग आता है, फिर उसके बाद दोस्तों हर्सिनियन युग आता है, और सबसे लास्ट में यह नवीनतम क्या है, अल्पाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अल्पाइन क्या इंपॉर्टेंट है, अल्पाइन। तो अल्पाइन में ही हमारा जो क्या बोलते हैं माउंट एवरेस्ट या हिमालय पर्वत की जो श्रेणियां हैं, जो नवीन श्रेणियां हैं दोस्तों, वो अल्पाइन युग में ही इनका निर्माण हुआ है, क्या अल्पाइन युग में ही। तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर बी है। आगे बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसका संबंध प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से नहीं है। तो कौन सा है, उत्प्लावक बल का सिद्धांत जो ये दोस्तों ये प्लेट विवर्तन सिद्धांत संबंधित नहीं है, ये बॉयांस ये द्रव से संबंधित सिद्धांत है। और जबकि चुंबकीय विसंगति और सागर नितल प्रसरण और प्रत्यावर्तन ये सभी जो है प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत से संबंध रखते हैं। जैसे सागर नितल का प्रसारण कैसे हो रहा है, जैसे अटलांटिक, यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ लीजिए दोस्तों, अटलांटिक महासागर का जो तल है वो अभी बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दो अपसारी प्लेट हैं, क्या अपसारी, दूर दूर उन पे दो अपसारी प्लेट हैं। लेकिन वही प्रशांत महासागर जो है वो घट रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे अभिसारी प्लेटें हैं, जिसके कारण वहाँ प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी का एक रेंज देखने को मिलता है, श्रेणी में, लंबी श्रेणी में, ठीक है। तो सागर नितल का प्रमाण भी ये देता है प्लेट विवर्ती सिद्धांत, और चुंबकीय विसंगति के बारे में भी बताता है प्लेट विवर्ती के सिद्धांत, और प्रत्यावर्तन का भी बारे में बताता है कौन, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। और उत्प्लावक बल के सिद्धांत के बारे में ये जानकारी नहीं देता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है निम्नलिखित किस विद्वान का संबंध भूसंतत्व के सिद्धांत से नहीं है। तो हमने पीछे पहले ही बढ़ा दिया दोस्तों, तो इसमें 4 है। कोबर, इसमें कौन कौन से है देख लेते हैं दोस्तों। तो जेफ्रीज जो महोदय है दोस्तों, क्या जेफ्रीज जो महोदय है ये संबंधित है तापीय संकुचन के सिद्धांत से संबंधित है, क्या ये पर्वत के निर्माण से संबंधित है, ये भूसंतत्व के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो डाना, हाग और कोबर ये तीनों भूसंतत्व से सिद्धांत से संबंधित है। आगे बात कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा प्लेट विवर्ती सिद्धांत सागर नितल प्रसारण के साक्ष्य पर आधारित है। तो ऑप्शन ये कथन ये कह रहा, आर कह रहा सागर नितल प्रसारण की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन लिपि चोन द्वारा किया गया था। तो देख लेते हैं कौन सा क्या सही है। तो दोस्तों इसमें जो फर्स्ट यानी कि कथन ए सही है और आर गलत है। आर क्यों गलत है, कह रहा है सागर नितल प्रसरण जो संकल्पना प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित दोस्तों वो किसने दिया था, हैरी हेस ने दिया था, क्या हैरी हेस ने दिया था। तो इस प्रकार आर गलत है, ए सही है। इसका ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिव सिद्धांत किस सिद्धांत संबंधित है, जॉली से, होम्स से, डेली से या कोबर से। तो जो दोस्तों रेडियो धर्मिता का सिद्धांत है या रेडियो तरंग सिद्धांत है वो जोली महोदय ने दिया था, क्या जोली महोदय ने दिया था। तो अब हम देख लेते हैं पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है एक एक करके देख लेते हैं सरसरी निगाहों से दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ आपको समझाने के लिए ऐसा किए हैं। तो पर्वत निर्माण जो संबंधित सिद्धांत है सभी हम यहाँ पे ले लिए हैं, एक बार चेक कर लेंगे और फिर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो सरसरी निगाहें से आप याद देख लीजिए। तो इन सिद्धांतों को 2 वर्गों में
में रखा गया है, ठीक है। पर्वत निर्माण संबंधित सिद्धांत है, इनको दो वर्गों में रखा गया है। एक है भूपटल में संकुचन एवं वलन से क्षैतिज संचलन के कारण भूपटल में संकुचन और वलन से होता है। अर्थात दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए कैसे। भूपटल में सिकुड़न एवं वलन होने से कौन क्षैतिज संचलन होता है या क्षैतिज रूप से वो चलने लगता है, ठीक है। तो भूपटल का क्षैतिज जब संचलन होता है तो क्या होता है, भूपटल में क्या आ जाता है, सिकुड़न और वलन होने लगता है। इस प्रकार का एक उद्देश्य है, यानी कि सिद्धांत माना गया है। दूसरा लंबवत संचलन, तो एक क्षैतिज है और एक लंबवत है। तो लंबवत में भी दो प्रकार का होता है, एक क्षैतिज संचलन पृथ्वी में सिकुड़न, अर्थात इसमें कोबर और जैफ्रीज, अर्थात इसका मतलब क्या दोस्तों, जो कोबर का भूसंतति सिद्धांत है ये इसी उसमें क्षैतिज संचलन हो रहा है, उसी और क्षैतिज संचलन के ही कारण उसमें सिकुड़न आ रहा है, ठीक है। जिसके कारण वो ऐसा सिद्धांत किसने दिया है, तो कोबर और जैफ्रीज ने दिया है। और दूसरा बात कर लेते हैं महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, ये भी होता है तो लंबवत ही दोस्तों, ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, वैगनर, होम्स, डेली और जोली, ये सभी क्या होते हैं, पर्वतों को भी बताते हैं कैसे कैसे। बात कर लेते हैं सबसे पहले कोबर ने जो भूसंतति या भू अवनति का सिद्धांत दिया था, उसमें क्या क्या उद्देश्य जो था, इसमें प्राचीन दृढ़ भूखंड और भूसंतति का सिद्धांत, और इसमें जो प्राचीन दृढ़ भूखंड था उसे क्या कहा था, क्रेंटोजेन कहलाया दोस्तों। और प्रत्येक दृढ़ भूखंड को अग्रदेश कहा जाता है। क्या, जितने भी प्रत्येक भूखंड होते हैं, अगर मान लीजिए इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है तो प्रत्येक भूखंड को क्या कहा गया है, तो रेंड केटन कहा गया, अग्रदेश कहा गया दोस्तों। और भूसंतति के दोनों किनारों पर जो पर्वत श्रेणी निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, रेंड केटन शब्द से कहा गया है। आगे बात कर लेते हैं तो कोबर के बलों में दोस्तों क्या, कोबर ने क्या, जो कोबर से संबंधित और है, कोबर ने 6 पर्वतीकरण युगों का उल्लेख किया है किसने, कोबर ने दोस्तों। और बात कर लेते हैं समानता, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, संपीड़न बल के बीच का भाग वलन से अप्रभावित होता है। जैसे ये है तो संपीड़न जब इधर वाला भाग उठ जाएगा दोस्तों, लेकिन ये बीच का भाग क्या होगा, क्योंकि ऐसे रहेगा तो यहाँ जो ये बीच का भाग है इसमें कोई प्रकार का हलचल नहीं देखने को मिलेगा, तो ये समतल अवस्था में होगा, क्या, ये वलन से अप्रभावित होगा। इसी को कोबर महोदय ने किस शब्द से उपयोग किया, कौन सा शब्द उपयोग किया गया है, उपयोग किए हैं दोस्तों, तो स्वासीन वर्ग, क्या, स्वासीन वर्ग दोस्तों, स्वासीन वर्ग इसके लिए प्रयोग किए हैं जो वलन से अप्रभावित रहता है। तो कोबर महोदय ने स्वासीन वर्ग इसके लिए शब्द प्रयोग किया है। अब जैफ्रीज का तापीय संकुचन देख लेते हैं दोस्तों एक एक करके। तो जैफ्रीज का तापीय संकुचन का सिद्धांत, इसमें तनाव विहीन मध्य परत को तनाव विहीन स्तर या तनाव विहीन तल की संज्ञा दी है किसने, जैफ्रीज महोदय ने। संकुचन के कारण वलन और भ्रंश उत्पन्न होता है, ऐसा माना है किसने, तो जैफ्रीज ने अपने सिद्धांत, कौन से सिद्धांत में, तापीय संकुचन सिद्धांत में। तो तापीय संकुचन सिद्धांत में दोस्तों वलन और भ्रंश के कारण पर्वतों का निर्माण बताया है किसने, जैफ्रीज ने। आगे बात करते हैं डेली का महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत। तो डेली का जो महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत है वो किस पे आधारित है, गुरुत्वाकर्षण बल पर आधारित है दोस्तों, ठीक है। इसे दिमाग में छाप लीजिए। डेली इसने पृथ्वी के ऊपरी परत को आद्य पपड़ी कहा है, तो इसे याद रखिए कि किसने पृथ्वी के ऊपरी परत को आद्य पपड़ी कहा है, तो डेली महोदय ने। या किस सिद्धांत में कहा है, तो महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत में कहा है। भूमध्य रेखा और ध्रुवों के आसपास, क्या, याद रखिए दोस्तों, भूमध्य रेखा और ध्रुवों के आसपास कठोर स्थल मौजूद थे जिन्हें क्रमशः भूमध्य रेखीय गुम्मद और ध्रुवीय गुम्मद कहा है किसने, तो डेली ने कहा है, ठीक है। इसे दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों, ये सिद्धांत ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत, तो इनके अनुसार क्या क्या है यहाँ पे देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है पर्वत से संबंधित। तो इनके अनुसार संवहनीय तरंगों की उत्पत्ति चट्टानों में स्थित रेडियो सक्रिय पदार्थों से के आधार पर है। अर्थात जो तरंग उत्पन्न होती हैं कहाँ से उत्पन्न होती हैं, तो चट्टान में रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं, उन्हीं के द्वारा तरंग उत्पन्न होता है। संवहनीय तरंगों की क्रिया चक्रीय होती है। किस प्रकार की क्रिया होती है तरंगों की, तो चक्रीय होती है। भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी दौरान चक्रीय जब क्रिया होती है, इसी दौरान भूसंतति का निर्माण और पर्वतों की उत्पत्ति तथा उनका उत्थान
उत्पन्न होता है जब ये क्रिया चक्रीय होने लगता है। तो संवहन तरंगीय की 3 अवस्थाएं हैं, देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से हैं। 3 अवस्थाएं। प्रथम अवस्था ये सबसे अधिक समय तक चलता है, फिर द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों होम्स ने माना है। अगला क्वेश्चन देख ले और बात कर लेते हैं रेडियो एक्टिव का जो सिद्धांत है किसमें, पर्वत के निर्माण से संबंधित ये भी है। तो इसमें तापीय चक्र सिद्धांत और पृथ्वी के धरातल का इतिहास आदि नामों से जाना जाता है। क्या जो ये सिद्धांत है रेडियो एक्टिव सिद्धांत, इसे पृथ्वी के धरातल का इतिहास और तापीय चक्र सिद्धांत, इन दोनों नामों से जाना जाता है। किसे, रेडियो एक्टिव सिद्धांत, ठीक है। इसे दिमाग में छाप लीजिए। और ये सिद्धांत किस पे आधारित है, तो गणित के आधार पर आधारित है। और प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत है दोस्तों, इसे मार्गन ने 6 मुख्य प्लेटों को बताया था। तो इसी के साथ दोस्तों जितने भी सिद्धांत थे, क्या जितने भी पर्वतों से संबंधित सिद्धांत थे वो क्या क्या इंपॉर्टेंट थे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सब हमने बता दिया। अब आगे बात करते हैं। अब क्या कह रहा है दोस्तों, 4 ऑप्शन है इसमें, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है, क्या मिलाना है। तो देख लेते हैं कौन सा सूची फर्स्ट में क्या दिया गया है और सूची सेकंड में। तो एक एक करके देख लेते हैं ऑप्शन इसका। जो डावर है, डावर दोस्तों ये किसका आकृति है, तो भृंगु या क्लिप का ये आकार है। कौन, डावर, ठीक है। ये आकार एक तरफ दिया है तो डावर ये भृंग का आकार है। और हडसन मोहाक, क्या हडसन मोहाक जो है दोस्तों ये किस प्रकार का है, तो यह एक नदी घाटी है। क्या, ये हडसन नदी और मोहाक नदी के बीच में ये एक नदी घाटी है। किलीमंजारो क्या है दोस्तों, तो किलीमंजारो एक पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। बोल्विया एक पठार है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें ए का थर्ड बी का फर्स्ट, तो इसमें अगर ऑप्शन देखते हैं ए का थर्ड बी का फर्स्ट, ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस तरह की पर्वत श्रेणी है जो पश्चिमी घाट है दोस्तों भारत में, ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत। तो ये पश्चिमी घाट जो है ये एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत है। क्या, अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है, अवशिष्ट पर्वत है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो ये ऑप्शन है दोस्तों हिमालय, फ्यूजियामा, आल्प्स और वासेज। तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है वासेज, ये फ्रांस में दोस्तों स्थित है। कौन, फ्रांस में। फ्यूजियामा ज्वालामुखी संबंधित है, क्या ज्वालामुखी पर्वत है और ये जापान में है। और हिमालय एक वलित पर्वत है भूसंतत्व के अनुसार, ठीक है, वलित पर्वत है। और नवीन पर्वत ये वलित पर्वत का उदाहरण है। और वलित पर्वत का आल्प्स भी एक उदाहरण है, ठीक है, वलित पर्वत का उदाहरण आल्प्स भी है। तो इसे दिमाग में, और एग्जाम में दोस्तों इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है, दिमाग में छाप के जरूर जाइएगा। और बात कर लेते हैं। कह रहा है लंबे, सकरे, उथले और तथा अवसादों के जमाव से निरंतर धंसते हुए सागरों को क्या कहा जाता है, तो भूसंतत्ति कहा जाता है। क्या, भूसंतत्ति या भू अवनति या भूसत्रति, क्या भूसत्रति। और महासागरीय गर्त, सागरीय बेसिन, सागरीय कंदरा, ये सब दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक क्रिया से उत्पन्न होती हैं, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया से इनका निर्माण होता है। आगे बात कर लेते हैं। इसमें दोस्तों ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में जरूर छाप के जाइएगा। भूसंतत्ति की यही परिभाषा है, लंबे सकरे और उथले। लंबे सकरे और उथले आकृति को क्या कहते हैं, या लंबे सकरे और उथले अवसादों को क्या कहते हैं, तो भूसंतत्ति या भू अवनति कहते हैं। आगे क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपसारी सीमा प्लेट से संबंधित नहीं है। अपसारी का मतलब होता है दूर दूर जाना, ठीक है। दो प्लेटें जब आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं उसी क्रिया को अपसारी कहा जाता है। और जब दो प्लेटें एक दूसरे से पास आती हैं तो उसे अभिसारी प्लेट कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो कौन सा एक उदाहरण नहीं है देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे एक टेक्निकल शब्द भी है, अभी देख लेते हैं। पहले ऑप्शनों को देख लेते हैं फिर समझाते हैं। ऑप्शन है नई महासागरीय क्रस्ट का निर्माण, अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले प्लेट का क्षेपण और अंतःसागरीय कटकों का निर्माण और सागर नितल का प्रसरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर जो है अपसारी प्लेट
इसका करेक्ट आंसर बी है। क्या इसका मतलब संबंधित नहीं है दोस्तों, तो ये बी इससे संबंधित नहीं है। तो अपसारी क्या है, तो पहले ही बता चुके हैं, जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं उसी को अपसारी भी कहा जाता है या उसी को रचनात्मक प्लेट भी कहा जाता है। अपसारी या रचनात्मक प्लेट एक ही के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अपसारी जब प्लेटें होती हैं तो वहाँ खाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण सागर नीतल का प्रकरण बनता है और अंतःसागरीय कटकों का निर्माण होता है। और क्या बनता है, नई सागरीय क्रस्ट का भी निर्माण देखने को मिलता है जब अपसारी प्लेट, ठीक है। और इन्हीं को क्या और एक नामों से जाना जाता है दोस्तों, अपसारी को एक प्लेट रचनात्मक प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। अपसारी प्लेट, रचनात्मक प्लेट, क्या अपसारी प्लेट या रचनात्मक प्लेट, या और दोस्तों इसके साथ साथ में या एक दूसरे से दूर जब प्लेटें जाएं तो उन्हीं को क्या कहते हैं, या अभिनति, अभिनति दोस्तों, क्या अभिनति भी इसी के लिए, इसी शब्द के लिए प्रयोग होता है। तो और ये जो उदाहरण है बी, ये प्लेट छेपड़, ये विनाशकारी प्लेट के लिए, क्योंकि छेपड़ जब होता है अर्थात एक दूसरे के ऊपर जब कम घनत्व वाली प्लेट ऊपर अधिक घनत्व वाली प्लेट के ऊपर जब ऊपर चढ़ जाती है दोस्तों, तो उसी के घटनाक्रम में ये छेपड़ होता है। चढ़ने का अर्थ होता है छेपड़, जिसके कारण पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये विनाशकारी प्लेटों का उदाहरण है ऑप्शन बी। आगे बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन सूची फर्स्ट और सूची सेकंड एक दूसरे का मिलान करना है। 4 ऑप्शन है दोस्तों। ब्लैक माउंटेन, क्या ब्लैक माउंटेन का मिलान करना है। तो ब्लैक माउंटेन का जो मिलान है दोस्तों, ब्लैक माउंटेन जो चोटी है वो माउंट पोपा, क्या माउंट पोपा जो है ब्लैक माउंटेन से संबंधित है। और वॉल्केनिक माउंटेन, क्या वॉल्केनिक माउंटेन जो है दोस्तों वो संबंधित है किससे, तो संबंधित है विंध्याचल, क्या विंध्याचल। और रेलिकेंट माउंटेन जो है दोस्तों, रेलिकेंट माउंटेन ये अरावली से संबंधित है। और फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है पेनी वेस, क्या पेनी वेस। तो इसे दिमाग में छाप लीजिए। इसका उदाहरण देख लेते हैं कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी इसका दिख रहा है, ऑप्शन करेक्ट डी है। अगला क्वेश्चन, ये भी वही पुराना ही क्वेश्चन, भू अभिनति का समग्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो हाल और डाना के अनुसार प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। अब बात कर लेते हैं आगे। ये इंपॉर्टेंट है, एक तरफ किताब दिया गया है एक सूची में, एक सूची में लेखक दिया गया है। इसे दिमाग में दोस्तों जरूर छाप के जाइएगा, मिलान करते देते हैं क्योंकि ये याद करने वाला है, इसे स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो दोस्तों KW वटजर ने क्या कौन सी बुक लिखी है, तो द जियोमॉर्फी साइकिल, ये यानी कि फर्स्ट का चौथा सही है, ठीक है। द जियोमॉर्फिक साइकिल किसने लिखा है, तो KW वटजर ने लिखा है। और WM डेविस, ये जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ, क्या जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ, ये डेविस पृथ्वी के अपर्दन चक्र संबंधित जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ वो फ्रॉम द अर्थ किसने लिखा है, डेविस ने लिखा है। आगे क्वेश्चन में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सी इम्बलेटन, क्या सी इम्बलेटन ने क्या लिखा है, प्रोसेस इन जियोमॉर्फोलॉजी। और जे थॉर्नेस लिखा है जियोमॉर्फोलॉजी एंड टाइम। तो इसे दिमाग में जरूर छाप लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इसका डी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो ये भी कथन और कारण से संबंधित है। देख लेते हैं कथन कारण। कह रहा है प्राचीन पर्वतमालाओं के अवशेष कठोर पिंडों के कुछ भागों में स्थित है, ठीक है। अभी जो प्राचीन पर्वतमाला थे उनके अवशेष अर्थात अवशिष्ट पर्वत अभी कुछ भागों में स्थित है। कठोर पिंड क्षेत्रों में प्राचीन पर्वतमालाएं मुलायम और सादी चट्टानों से निर्मित होती हैं। तो ऑप्शन आर इसका कारण जो है दोस्तों ये गलत है, लेकिन अभी अवशिष्ट जो है अवशिष्ट रूप में देखने को मिल रहा है, अवशिष्ट पर्वत जैसे यूराल पर्वत। तो ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। समुद्र तल प्रसरण संकल्पना निम्नलिखित में या निम्नांकित में से किसके सिद्धांत का मूलधार है, तो महाद्वीपीय फिसलन प्रवाह सिद्धांत, प्लेट विवर्तन की भू संतुलन, संवहन तरंग सिद्धांत। तो समुद्र तल प्रसरण जो है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन इसका बी है। इसके पीछे पहले हम प्रतिमान या उदाहरण देख चुके हैं। अब बात कर लेते हैं गुम्मददार या डोम्स पर्वत परिणाम है।
भ्रंशन का, वलन का, मैग्मा का या शैलों के संधियों पर घर्षण से। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों मैग्मा से ही ऐसे निर्माण हो जाता है गुम्मदकार, ठीक है, गुम्मदकार या डोम पर्वत का निर्माण होता है तो मैग्मा प्रवेश से। आगे बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस लेक्चर का। इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर, तो कथन ए और आर दो दिए गए हैं, इनका देखना है, सही उत्तर चयन करना है। पहले बात कर लेते हैं कथन, अभिकथन ए का। मैग्मा अपवर्तक पटल सीमा रेखा पर निःसृत होता है। ऊर्ध्वाधर मैग्मा रचनात्मक प्लेट सीमा पर अपवर्तित पटल के शीर्ष पर पहुंचता है, ठीक है। तो ये रचनात्मक प्लेट के बारे में बात कर रहा है, तो ये बात दोस्तों देख लेते हैं। तो ये दोस्तों दोनों सही है क्या, मैग्मा जो है अपवर्तक पटल सीमा रेखा पर निःसृत होता है, तो ये बात सही है। और ऊर्ध्वाधर मैग्मा जो है संरचनात्मक प्लेट सीमा पर अपवर्तित पटल के शीर्ष पर पहुंच जाता है, ठीक है। अपवर्तित जब ऐसे निकलता है, रचनात्मक प्लेट पहले ही बता चुके हैं, जब एक दूसरे से दूर जाते हैं तो रचना होता है, तो उसमें क्या होता है, जब एक दूसरे प्लेटें दूर जाने लगती हैं तो वहाँ पे ऊर्ध्वाधर मैग्मा निकलने लगता है, ठीक है, और शीर्ष पर पहुँचने लगता है, तो वही बता रहा है। लेकिन ये व्याख्या एक ही नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों, ये क्या कर रहा है, व्याख्या एक ही नहीं कर रहा है। ए और बी दोनों, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद।